जबरदस्त तरीके से होड़ लगी हुई है। आपको लगता है कि ये होड़ भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर है या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी होड़ है जो खुद उसे खत्म करके रख देगी, निस्नाबूद कर देगी? देखिए, ये होड़ स्वयं में ही एक अस्वस्थ प्रेरणा का द्योतक है। हम तो देख रहे हैं कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में नीचे जितना देखिएगा उतने आपको देश के बारे में सपना सजोए लोग मिलेंगे, और जितना ऊपर देखिए उतना खुद के बारे में जुगाड़ बिठाते लोग दिखाई पड़ रहे हैं। अरे देश का क्या होगा? देश बचेगा तो मिटेगा कौन? देश मिटेगा तो बचेगा कौन? तो ये दौड़, इससे पार्टी की छवि तो खराब होती ही है, लेकिन देश की राजनीति में भी, राजनीति में काम करने की प्रेरणा प्रदूषित होती है। चिंता का वो विषय है जी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये दिखाई दे रही है कि वहां पर एक धड़ा है जो नरेंद्र मोदी को मानता है कि इससे बेहतर नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, जबकि एक दूसरा धड़ा है जिसमें कई छोटे धड़े हैं जो मानते हैं कि वो खुद अपने तौर पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर हैं। चाहे आप अरुण जेटली की बात कर लें, सुषमा स्वराज की बात कर लें, या फिर लालकृष्ण आडवाणी की बात कर लें, जो अभी भी कहीं न कहीं सपना सजोए बैठे हैं कि शायद वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कई लोग जो चुप भी है ना, वे मन भावे मूड हिलावे की स्थिति के लोग हैं, और ये अस्वस्थ बात है। इसमें पार्टी के बारे में, विचारधारा के बारे में और देश के बारे में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो अब बातें अतीत की हो गई हैं। साजिश, तिकड़म, चापलूसी, चालाकी, और ये व्यक्ति के स्तर पर दिखाई पड़ता है जी। वहीं पार्टी के स्तर पर दिखाई पड़ता है दोहरापन, अवसरवाद, अंतर्विरोध। जी। ये पार्टी की संपूर्ण संचालन प्रक्रिया में दिखाई पड़ रहा है। नीतियों के स्तर पर भी वही दिखाई पड़ रहा है। नहीं, अगर हम बात करें कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर था, आप भ्रष्टाचार पर दिल्ली में एक उसके खिलाफ मुहिम चलाने की बात करते हैं, आपने जो दोमुहापन की बात की, ये इस तरह से प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन अभी अगर हम सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर ही जोर दें, जिस पर लगातार बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में एक नरेंद्र मोदी मॉडल है। इस मॉडल के बारे में आपकी क्या विचार है, और आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी दरअसल वाकई में एक ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो सकते हैं? इसमें दो पहलू हैं। देखते हैं नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, राजनैतिक व्यक्तित्व, उनके कार्य संचालन विधि से संबंधित। दूसरा पहलू है उन्होंने विकास के मॉडल के बारे में जो अपनी बातें कही है वो। जी। मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक विकास के मॉडल का सवाल है, भारत की तासीर के अनुरूप वो मॉडल नहीं हो सकता। किन्हीं कारणों से गुजरात के पृष्ठभूमि में वहां के विकास की तात्कालिक जो धारा बनी है उसने थोड़ा बहुत फायदा दिया होगा, नुकसान भी बहुत ज्यादा किया है जी। और जहां तक व्यक्तित्व संचालन की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि उनको भी बहुत सीखने और खुद को मांझने की जरूरत है, तराशने की जरूरत है, क्योंकि कई बार उनके संचालन विधि के जो कोने हैं जी। वो बहुत गढ़ते हैं, चुभते हैं लोगों को। और देश इतना बड़ा है, जटिलताओं से युक्त है, विविधताओं से जुड़ा हुआ है, उन सब के बारे में जो समझ, एडजस्टमेंट, लचीलापन, सबको साथ ले चलने की उदारता, उसमें बहुत कुछ सीखना शेष है, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम व्यक्तित्व की बात करें नरेंद्र मोदी की, तो एक तो उनके ऊपर ये दाग हमेशा लगा रहा 2002 के दंगे, जिसको लेकर वो अभी तक ना तो उन्होंने माफी मांगी है और ना ही कहीं कोई बात कहते हुए दिखते हैं। कहते जरूर हैं कि अगर कोई गलती हुई है तो जनता उसे माफ कर देगी क्योंकि विकास हमने बहुत ज्यादा किया है। आपको लगता है कि उन्हें माफी आगे बढ़ के मांग लेनी चाहिए? शायद इससे वो जो नुकीलापन है, जो चुटीलापन है, वो थोड़ा कम होगा। देखिए, यहां तक भी माना जा सकता है कि 2000 के दंगे गोधरा की प्रतिक्रिया के थे, सहज थे, अनुचित थे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते नैतिक जिम्मेदारी तो आती ही है। प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होगी, कानूनी तौर पर भी वे मुक्त होंगे, तो भी एक परिवार के मुखिया के नाते राज के उनको चाहिए था कि वो कहते हमारे राज्य में ये हुआ, इसके लिए नैतिक रूप से मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर सोचता हूँ, आगे ऐसा न हो, इसके और पुख्ता इंतजाम क्या हो इसका विचार करूंगा। और ये जो भी हुआ, गोधरा हुआ हो या अहमदाबाद के दंगे हुए हो, दोनों ही गुजरात के मानस की दृष्टि से शुभ नहीं है, इतना तो उनको जरूर कहना चाहिए था।
एक तरफ में वो इस विषय पर चुप से रह जाते हैं, अवॉइड करते हैं जी, और दूसरी तरफ सद्भावना की बात करते हैं। तो सद्भावना यात्रा की फिर साख नहीं बनती। जी, वन हैज टू कम आउट क्लीन, जिसको कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये जो विरोधाभास है नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में, ये क्या है? क्या आपने उन्हें आप तब से जानते हैं जब कहीं न कहीं वो आपके बगल में रहा करते थे? आपका कमरा जहां था उससे 2 कमरा छोड़कर उनका कमरा था बीजेपी के दफ्तर में। सही। तो वो नरेंद्र मोदी और आज के नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर तो आसीन हैं ही, कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रहे हैं। इनमें क्या फर्क दिखाई देता है आपको? देखिए, उनमें कुशलता है, उनमें कई बातों की समझ बहुत है, साहस है, परिश्रमशीलता है, सब तो गुण तो उनमें भरपूर हैं। और गुजरात के संदर्भ में उन्होंने उस समय की स्थितियों में, दंगे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अन्यथा बात कह रहा हूं, उन्होंने कोशिश की जिसमें वहां की खुशहाली आ सके। मैं मानता हूं कि वहां की खुशहाली का रास्ता एक तो बहुत महंगा, और दूसरा सामान्य आदमी उससे कितना लाभान्वित हुआ, इसका आकलन होने की जरूरत है। जी, उद्योग घराने जरूर लाभान्वित हुए, और सारे उद्योग घराने समझते इसीलिए हैं कि वे फलेंगे फूलेंगे, नरेंद्र मोदी जी उनका साथ दिए तो। ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए गरीब से गरीब आदमी का, कि कितने गरीबों के आंसू पूछे, कितने लाचार लोगों को शक्तिमान बनाया गया। पैमाना तो ये होना चाहिए। कोई मित्तल, कोई अंबानी, कोई अडानी सर्टिफिकेट देते फिरे, ये सर्टिफिकेट्स तो बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे भारत की दृष्टि से। लेकिन नरेंद्र मोदी तो हर मंच पर यही कहते हैं कि उन्होंने गुजरात के विकास दर को एकदम आसमान पर पहुंचा दिया है। देश में जो अर्थव्यवस्था है उससे बेहतर अर्थव्यवस्था आज गुजरात की है। उनका यह भी दावा है कि कृषि क्षेत्र में बहुत तरक्की हो रही है, राज्य में बिजली मिल रही है। ऐसे तमाम दावे वो करते हैं। इसमें जो कहा जा रहा है ना जी, इसको थोड़ी और गहराई से देखें कि जीडीपी ग्रोथ रेट, ये स्वयं में विकास का पैमाना कैसे हो सकती है। जैसे अगर हम अपना संपूर्ण जमीन बेच ही दें तो जीडीपी तो बढ़ जाएगा, ग्रोथ रेट भी मानी जाएगी। सारा खनिज उठाकर बेच दें तो ये तो घर फूंक तमाशा देख वाली स्थिति होगी। अब जैसे टाटा जी मानो वहां गए, नैनो, एक भी नैनो कार उत्पन्न होने के पहले उनको कितने कितने कंसेशंस मिले, कितने कितनी छूट और सुविधाएं दोनों ही मिली। लोग कहते हैं कि लगभग 17-18 हजार करोड़ रुपए का फायदा तो वैसे ही हुआ। जी, तो अगर ये स्थितियां हैं तो इसको हम विकास की श्रेणी में कैसे ले सकते हैं। वहां कुपोषण के बारे में क्या कहना है, जी, नारी की सहभागिता के बारे में क्या कहना है, सशक्तिकरण किनका हुआ है, उन भरवाड़ लोगों का क्या हाल है आज, ये सब जब आप देखना शुरू करें, आदिवासियों की स्थिति को देखना शुरू करें, तो समझ में आता है कि ये एक अपर क्रस्ट तक तो खुशहाली का आलम परचम जरूर फहराया है जी, मगर इसको हम कैसे विकास कहें। मैं ऐसा मानता हूं कि अब तो विकास व्यक्ति केंद्रित न होकर, मानव केंद्रित न होकर प्रकृति केंद्रित होना पड़ेगा। उसके पैमाने भी इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट के अनुकूल होंगे। बिल्कुल। गोविंद जी, वो नरेंद्र मोदी जो खद्दर का कुर्ता पहनकर एक जमाने में आपके साथ घुमा करते थे, और वो नरेंद्र मोदी जो आज एक फैशन स्टेटमेंट के तौर पर दिखाई देते हैं, इन दोनों नरेंद्र मोदी में क्या विरोधाभास दिखता है आपको? देखिए, उसमें बहुत बड़ा कारण होता है, ये फर्क समझने की जरूरत है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि राजनीति यानी सत्ता, सत्ता यानी चुनाव, चुनाव यानी छवि युद्ध, बैटल ऑफ इमेजेस। तो उसमें मैसेज है, इमेज है, सिग्नल्स हैं, उसका महत्व ज्यादा है। इसलिए अपने को प्रेजेंट करना यही मानो चुनाव का एक धुरी बन जाता है। तो वो व्यक्तित्व आधारित, व्यक्तित्व की छवि आधारित बातें फिर आगे चलने लगती हैं। उसके लिए कोई पीआर एजेंसी हायर करता है, कोई और माइन्यूट ऐसे डिटेल्स प्रेजेंटेशन में देखता है, ओकेशन के अनुसार वेशभूषा आदि। ये बात तात्कालिक तौर पर भले ही उपयोगी हो, मगर मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्तित्व की अंदरूनी ताकत को कमजोर करती है। छवि और वास्तविकता तो इतनी, इसमें पैरालैक्स होने की जरूरत ही नहीं है। हम जैसे हैं वैसे दिखें, यही सबसे बड़ी मनुष्य की ताकत होती है। ये बदले हुए नरेंद्र मोदी आपको कहीं से समझ में आते हैं? एक बात बताऊं, मैं ऐसा मानता हूं कि बदलता नहीं है आदमी। एक बार एक
अभिनेता से पूछा था पत्रकार ने कि दौलत और शोहरत पाकर भी आप क्यों नहीं बदले, क्या राज? उत्तर था कि दौलत और शोहरत पाकर ही आदमी ओरिजिनल हो जाता है, बदलता नहीं है। कहीं न कहीं वृत्तियां मूल में रहती हैं जी। वही उचित समय पर प्रकट होती है। जी। अब एक और बहुत ही गंभीर सवाल इस मायने में कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब उस समय वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी को कि आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी उस समय चुप रहे। भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे नेता थे, खुद आडवाणी जी, जिनको ऐसा ये बात चुभ गई थी। आज नरेंद्र मोदी उस राजधर्म का पालन करें या ना करें, छवि बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। आपको लगता है मौका चूक गए नरेंद्र मोदी उस समय? उस समय अटल जी ने यह भी कहा था मित्रों को, अरे भाई कम से कम इस्तीफे की पेशकश तो करे, और कार्य समिति में अपेक्षा वो यही कर रहे थे जी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और कार्य समिति के अधिकांश लोगों ने उस समय के वातावरण में जी। अटल जी को ही कहा कि नहीं, इस्तीफा देने की अभी जरूरत नहीं है। तो अटल जी ने उस सामूहिकता के माहौल में वो चुप रह गए, अपनी बात से पीछे हो लिए। ये उस समय का वाकया है। जी। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी में आपको लगता है कि ये थोड़ी सी भी एक पहल की कोशिश होती कि वो इस्तीफे की बात करते, तो आज आपको लगता है नरेंद्र मोदी एक ज्यादा बड़े नेता होते? पता नहीं, जो बीत गई सो बात गई, ऐसा मैं मानता हूं। अडवाणी जी ने एक बार कहा था, नेवर बी अपोलोजेटिक टू द स्टैंड यू टेक, अबाउट द स्टैंड यू टेक। तो लगता है नरेंद्र जी ने उस बात को कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया। मैं मानता हूं कि अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन गलतियों को स्वीकार करना और आगे बढ़ना, ये और बड़ी बात होती है। तो एक में दृढ़ता जरूर है जी। लेकिन दृढ़ता के साथ साथ नैतिकता का अगर जोड़ नहीं बैठा तो वही दृढ़ता अपकारक होती है समाज के लिए। अगर आज नरेंद्र मोदी में कुछ बदलाव करने की गुंजाइश होती और नरेंद्र मोदी में आप मान लीजिए नरेंद्र मोदी आज आप मेरी जगह यहां सामने बैठे होते और कहते कि गोविंद जी आप बताइए मैं क्या बदलूं अपने आप में जिससे मैं एक बहुत बेहतर नेता हो सकता हूं और देश में लोग मुझे पसंद करना शुरू कर दें, क्या बदलाव आप चाहते हैं? दो छोटी छोटी बातें, एक खुद के बारे में, एक औरों के साथ के बारे में। खुद के बारे में मैं कहूंगा कि मन वचन और कर्म में एकाकी साधना करना ये जरूरी है। गांधी जी की साख इसीलिए बनी थी, और गांधी जी कहाँ बहुत वेश बदलते थे, कुछ भी तो नहीं। वो अधनंगा फकीर, वो हमारे देश को रास आया। देश की अपनी तासीर है, एक तो मैं ये कहूंगा। दूसरा, अन्यों के साथ के व्यवहार में वो नियम बना लें, स्वयं के प्रति कठोर, अन्यों के प्रति उदार, गुण देखें दूसरों का, दोष देखें अपना। इसके बाद व्यवहार में लचीलापन लाना, ये सबको काम करना है, सब साथ हो लें, हर एक योगदान की स्थिति में रहे। तो छोटा उदाहरण संजय जोशी का ही अगर ले लें तो सामान्य सा तो कार्य करता है, उसको काम करने से वंचित करना, वो रहेगा तो मैं नहीं आऊंगा, उससे प्रतिस्पर्धा करना, मैं इसको अनुदारता मानता हूं। गलती किसकी थी किसकी नहीं थी और कितनी थी वो अलग बात है, मगर स्थितियां बदल जाती हैं जब जी। तो अपना बड़प्पन, अपने से छोटों के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे व्यक्तित्व की दृढ़ता या स्पष्टता समझ में आएगी। बिल्कुल, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि नरेंद्र मोदी आपकी इन बातों को सुनकर जरूर कुछ तब्दीली लाएं। अब जरा आडवाणी जी की बात करते हैं। आपकी मुस्कुराहट में ही उसका राज छुपा है कि क्या होगा, हम सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। खैर फिर भी आडवाणी जी की बात करें, आडवाणी जी ऐसी हसरत क्यों पाले बैठे हैं कि एक बार प्रधानमंत्री बनना ही है? आपको लगता है ये जायज है? पता नहीं, उन्होंने कभी ऐसा कहा भी नहीं, और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे कोई उत्कंठा उनकी नहीं है जी। हाँ, राजनीति में है तो इच्छा होती भी होगी, तो मैं जानता नहीं हूं, व्यक्त तो उन्होंने ऐसा नहीं किया है। और वहीं दूसरी तरफ मेरा अपना अनुमान है कि वो एक फादर फिगर, पैट्रियार्क की स्थिति में रहना जरूर अच्छा समझते अगर स्थितियां वैसी होती और सभी लोग उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करते। मगर जब कई बार उपेक्षा, बात अनसुनी कर दिया जाना,
विश्वास में न लिया जाना, ऐसे सारे अनुभव आते होंगे, जी तो वही तिक्तता इस रूप में भी प्रकट होती है जिसमें लोगों को ये लगने लगता है कभी भी वो मैदान में है। वो मैदान में है जी देश की दृष्टि से राजनीति में योगदान करने के लिए।